चलो नेक्स्ट हमारे पास जो पैरासाइट्स आएंगे वो हमारे सीएनएस की प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। अब उन पैरासाइट्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? टोक्सोप्लाज्मा गोंडी आ जाता है, नगलेरिया फोगलेरी आ जाता है, और उसके बाद ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी आ जाता है। सबसे पहले हम टोक्सोप्लाज्मा गोंडी को देखते हैं। देखें, ये भी एक पैरासाइट है। अब इसके अंदर पेशेंट को क्या क्या सिम्टम आते हैं? सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडी जो होता है, इसकी जो सिस्ट होती है हमारे पास, एक तो ये अंडर कुक्ड मीट के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद इसकी सिस्ट जो होती है वो कैट फीसिस के अंदर प्रेजेंट होती है। आपने याद रखना है कि प्रेग्नेंट फीमेल को हम अवॉइड करते हैं कि आपने एक तो कैट के साथ कांटेक्ट नहीं करना, और दूसरा आपने कभी भी अंडर कुक्ड मीट नहीं खाना। इसकी क्या रीजन है? हमें पता है कि अंडर कुक्ड मीट और कैट फीसिस के अंदर जिसके सिस्ट होते हैं वो टोक्सोप्लाज्मा गोंडी होता है। अब देखिए, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल हमारे कहने के बावजूद भी कैट के साथ कांटेक्ट में रहती है या अंडर कुक्ड मीट खाती है, तो क्या होता है कि टोक्सोप्लाज्मा गोंडी की जो सिस्ट होती है उस फीमेल की बॉडी में इंटर हो जाती है। और जैसे ही ये बॉडी में इंटर होती है तो ये आगे ट्रोफोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखें, ये जो टोक्सोप्लाज्मा गोंडी होता है, ये पैरासिटिक इन्फेक्शन क्या करता है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। अब जब ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा तो ये फीटस में बेबी को जाके क्या क्या सिम्टम क्रिएट करेगा? तो आपने याद रखना है कि ये बच्चे के अंदर कंजेनिटली क्या एबनॉर्मेलिटीज लेके आएगा। तो आपने एक ट्राइएड को याद रखना है। फर्स्ट उसके अंदर सिम्टम क्या आएगा? कोरियो रेटिनाइटिस आएगा। मीन क्या के उसकी आई की जो क्रोइड लेयर होगी उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब क्रोइड लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी आई में रेटिना और स्क्लेरा के दरमियान जो लेयर होती है उसको हम क्रोइड लेयर बोलते होते हैं। ठीक हो गया? तो अगर कोई फीमेल जो प्रेग्नेंट है वो कैट फीसिस के साथ उसका कांटेक्ट रहता है या अंडर कुक्ड मीट खाती है, तो टोक्सोप्लाज्मा गोंडी की सिस्ट जो होती है उस फीमेल की बॉडी में इंटर हो जाती है, और वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में कोरियोरेटिनाइटिस करवा सकती है, हाइड्रोसिफिलस करवा सकती है, और इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन करवा सकती है। ठीक हो गया? अब देखें, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट आपके पास आती है, आप उसके अल्ट्रासाउंड करते हो, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको बेबी में कोरियोरेटिनाइटिस मिलता है, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन मिलती है, और हाइड्रोसिफिलस मिलता है, तो आपका 100% जो डायग्नोज होता है वो टोक्सोप्लाज्मा गोंडी होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे एक और एमसीक्यूज आता है वायरोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी के अंदर से। देखिए, साइटोमेगेलो वायरस जो होता है वो भी हमारे पास ब्रेन में कैल्सिफिकेशन करवाता है। अब टोक्सोप्लाज्मा गोंडी जो है ये भी कैल्सिफिकेशन करवाता है। देखिए, मेन डिफरेंस ये है कि ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडी जो होता है ये हमारे ब्रेन में इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन करवाता है। ठीक हो गया? जबकि साइटोमेगेलो वायरस जो होता है वो पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन करवाता है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? देखें, आपने याद रखना है कि अगर आपके पास कोई एड्स का पेशेंट आए, कोई एचआईवी का पेशेंट आए, या फिर कोई अमीनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट आए जिसके अंदर CD4 सेल्स का काउंट लेस देन 100 हो, तो आपने उस पेशेंट में एज अ प्रोफाइलेक्टिक सल्फा डायाजीन, प्रीमा प्रीम प्रीम एथामीन और प्रोफाइलेक्सिस ट्राइमिथोप्रिम या फिर सल्फ मेथाएक्सोल, ये वाली एंटीबायोटिक आपने उस पेशेंट में एज अ प्रोफाइलेक्टिक यूज करवानी है। इसकी क्या रीजन है? अगर आप उस पेशेंट में ये वाली ड्रग एज अ प्रोफाइलेक्टिक यूज नहीं करोगे तो उस पेशेंट में हो सकता है कि टोक्सोप्लाज्मा गोंडी का इन्फेक्शन हो जाए, और इसके इन्फेक्शन की वजह से फिर पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स आएंगे, और हो सकता है कि इस इन्फेक्शन की वजह से उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो अगर आपको वो कहे कि एक पेशेंट आपके पास आया है, उसके अंदर CD4 सेल्स काउंट लेस देन 100 है, तो बताएं उस पेशेंट में हम एज अ प्रोफाइलेक्टिक कौन सी एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं? फिर वो आपसे पूछेगा कि अगर आप उसके अंदर सल्फा डायाजीन या ट्राइमेथोप्रिन या सल्फ मेथाएक्सोल ये वाली एंटीबायोटिक एज अ प्रोफाइलेक्टिक यूज कर रहे हो तो इसका पर्पस क्या है? तो आपने कहना है कि ये एंटीबायोटिक हम इसलिए यूज करते हैं कि कहीं इस पेशेंट को टोक्सोप्लाज्मा गोंडी का इन्फेक्शन ना हो जाए। बाकी अगर हम इसके डायग्नोज की बात करें तो आपने याद रखना है कि जब हम पेशेंट का एमआरआई करते होते हैं तो हमें पेशेंट के ब्रेन में मल्टीपल रिंग इनहांसिंग लीजन मिलती होती है। अब देखें, अगर किसी पेशेंट के ब्रेन में आपको मल्टीपल रिंग इनहांसिंग लीजन मिल जाए एमआरआई के ऊपर, तो आपने 3 डिजीजेस के बारे में जरूर सोचना है। सबसे पहले आपने टोक्सोप्लाज्मा गोंडी के बारे में सोचना है, दूसरे दूसरे नंबर पे आपने CNS लिम्फोमा के बारे में सोचना है, तीसरे नंबर पे आपने
ब्रेन एब्सेस के बारे में सोचना है। इन तीनों डिजीजेज में हमें ब्रेन के अंदर मल्टीपल रिंग इनहांसिंग लीजन मिलती होती है। तो ये हमारे पास टोक्सोप्लाज्मा गोंडी का टॉपिक था।